हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज आपका। और ये भी है कि आज आपको कि जो अपना इतिहास है, आज जो हम इस चकाचौंध में जी रहे हैं, वो इतिहास किस प्रकार से विकसित हुआ है, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। और हमारे जो पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है, हमारे लोगों की क्या सोच रही थी उस समय, किस प्रकार से सोचते थे, ये भी हमें जानना पड़ेगा। जैसे आज हम सोच रहे हैं, आने वाले अगर हजारों साल बाद में अगर कोई आदमी ये देखेगा कि भारत में एक सभ्यता होती हुई थी, उस प्रकार के वो लोग किस प्रकार से सोचते थे, तो हम भी उसी प्रकार से आज उनके ऊपर आइडिया लगा रहे हैं कि वो किस प्रकार से सोचते हैं। आज तो साहित्य है, लिखा जा रहा है, आज अभिलेख भी लिखे जा रहे हैं, तो इनसे कहीं न कहीं सोच का पता चल जाएगा। लेकिन जब साहित्य नहीं था, तो उससे पहले की जो घटनाएँ थी, उनका किस प्रकार से हम आकलन करें कि लोग किस प्रकार से सोचते थे, क्या काम करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था पुरा पाषाण काल में हमने पढ़ा कि 10,000 वर्ष से पूर्व, यानी कि 10,000 ईस्वी, 10,000 वर्ष से पूर्व, आज से 10,000 वर्ष पहले की जो घटना थी, उसको हमने पुरा पाषाण काल में रखा। उसके बाद में हमने मध्य पाषाण काल के बारे में बात की, जिसका जो काल है वो 4,000 से लेकर 5,000 बीसी के मध्य, मतलब बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा से पूर्व की घटनाएं। अगर हम आज के संदर्भ में अगर देखें कि आज से कितना वर्ष पूर्व की घटना है, तो आज से 2000, जैसे अभी 2000 क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, तो 2000 और जोड़ लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएंगे, 6,000 से लेकर के 7,000 वर्ष पूर्व की ये घटना थी। अब इसके बारे में हम ये पता लगाएंगे कि उस समय कहाँ कहाँ ये सभ्यता विकसित हुई। तो हमने देखा कि ये विकसित कहाँ कहाँ हुई है, राजस्थान में हुई है, बागोर में हुई है। एक जगह थी मात्र बागोर, मध्य पाषाण काल की एक जगह जिसका नाम है बागोर। ये कौन सी नदी पर विकसित हुई? कोठारी नदी पर विकसित हुई है। कहाँ पर ही है? भीलवाड़ा। ये याद रखने की चीज है। ये कौन सी जगह विकसित हुई है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, बागोर में हुई है। एक और थी जो भारत में हुई है, वो है आदमगढ़, एमपी में है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। आदमगढ़ एमपी में भी मध्य पाषाण काल का स्थल माना गया है, स्थल है वहां पर। और इसी प्रकार से राजस्थान में बागोर है। तो दो ही प्रमुख स्थल हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो राजस्थान की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो राजस्थान में हम जानेंगे कि बागोर कहाँ पर है। तो ये भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे है। अब आपको एक चीज और है कि जो भी सभ्यताएं विकसित होती थी, वो सारी नदियों के आसपास ही विकसित होती थी, क्योंकि वहां पर पानी उपलब्ध हो जाता था। क्योंकि उस समय ना बोरिंग थे, ना कुएं थे, ना और कोई इस प्रकार का साधन था। केवल वर्षा के पानी पर लोग निर्भर रहते थे। तो वर्षा का पानी या तो नदियों के आसपास रहेगा या फिर कोई तालाब के आसपास रहेगा। तो तालाब हर जगह मिलते नहीं है, तो अधिकांश जो है वो नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि मध्य पाषाण काल में जब हमने बागोर की खुदाई की, किसकी खुदाई की? बागोर की खुदाई की। तो यहाँ पर खुदाई के समय हमें 3 लेयर प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? 3 लेयर प्राप्त हुई। पहली लेयर में हमने देखा कि मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। फिर उसके बाद में देखा कि उसमें नव पाषाण काल के आगे हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ताम्र पाषाण काल के भी उसमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से हमने 3 लेयरों के बारे में, अगर हम बागोर को पढ़ते हैं तो हमें कितने लेयरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा? 3 लेयरों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में बात करें, तो मध्य पाषाण काल में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? केवल प्रथम लेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रथम जो लेयर है, जो सबसे नीचे, क्योंकि अब देखिए सबसे नीचे क्यों है, इसका कारण क्या है? जब सभ्यता विकसित होगी, तो सबसे पहले जहां रहेंगे वही वो स्थल होगा। फिर उसके बाद में धूल मिट्टी और अपर्दन क्रियाओं के कारण से वो स्थल ढक जाएगा। तो उसके बाद में एक नई परत स्थापित हो जाएगी। फिर वहां पर अगर कोई सभ्यता आती है तो वो ऊपर हो जाएगी। फिर अगर वो उजड़ जाती है, किसी कारण से समाप्त हो जाती है, तो उसके ऊपर भी अपर्दनकारी क्रियाओं के कारण मिट्टी की परत आ जाती, लेयर आ जाती है, और ये परत जो है ढक जाएगी, नीचे वाली सभ्यता वो ढक जाएगी, और फिर एक सभ्यता और विकसित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो प्रथम लेयर है वो सबसे नीचे है, इसका मतलब सबसे पुरानी होगी वो। तो समझ में आया ना कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कहाँ होगी? सबसे नीचे होगी। तो इसका जो काल है वो क्या माना गया है? वही
मध्य पाषाण काल में। अब यहाँ पर एक चीज देखने की है कि यहाँ पर शव गाड़ने की जो परंपरा थी वो भी चलती थी। शव कैसे गाड़ा जाता था, मैंने आपको बताया कि पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में गाड़ा जाता था। अब इसका एक कारण है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर क्यों गाड़ा जाता था। इसका कारण था कि लोग दिशाओं का ज्ञान नहीं रखते थे, मतलब दिशाओं का ज्ञान नहीं था, तो उन्हें लगता था कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में छिप जाता है। इसके कारण से जो शव है उसकी अगर हमें जानकारी रखनी है या होनी चाहिए तो इस प्रकार से या तो पूर्व में गाड़िए या पश्चिम में गाड़िए। और दूसरी चीज, हमें उसका जो सिर है और पैर है उसको भी हमें दिशा देनी थी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका सिर पूर्व में होना चाहिए या पश्चिम में होना चाहिए। तो इसका भी उनको ज्ञान नहीं था, तो इन्होंने सिर्फ सूर्य के आधार पर इस प्रकार की यहाँ पर परंपरा विकसित की। फिर हमने देखा कि संग्रहण की जो प्रवृत्ति थी वहां पर ये संग्रहण करते थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सभ्यता थी शिकार पर निर्भर थी। मैंने इसका कार्य क्या था, शिकार पर निर्भर था, शिकार करते थे और खाते थे। अब हमेशा तो शिकार मिलती नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज शिकार नहीं मिली है तो 2 दिन बाद में शिकार मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये भी कोई निश्चित नहीं था। तो जो शिकार मिलती थी तो उसका ये क्या करते थे, संग्रहण करते थे, मतलब खड्डा खोद करके दाब देते थे। अब दाबते कैसे थे कि आसपास में घरों के आसपास नहीं दाबते थे, एक दिशा होती थी, निश्चित दिशा होती थी, उस दिशा में दाबते थे। तो निश्चित दिशा इनको क्या था, पूर्व से और पश्चिम का ही पता था केवल, इसके अलावा उत्तर दक्षिण का पता नहीं था। अगर उत्तर दक्षिण में ये दाब भी दे तो इनको पता नहीं चलेगा, इसलिए ये क्या करते थे, पूर्व में दाबते थे, ये पश्चिम में दाबते या पूर्व में दाबते थे ये। तो इस तरीके से ये पूर्व या पश्चिम में दाबते थे, ये चीज ध्यान रखने की है। दूसरी चीज, पशुपालन यहाँ पर विकसित हो गया था। जैसे ही आपने देखा कि पुरापाषाण काल में लोग शिकार पर निर्भर थे, पूर्णतः शिकार पर निर्भर थे, तो अब ये पशुपालन पर निर्भर हो गए हैं। पशुपालन भी धीरे धीरे इनकी परंपरा में आ चुका है। पशुपालन को भी ये जानने लग गए हैं। अब पशुओं में कौन कौन से, ऐसा तो नहीं है कि आज की जैसे भैंस पालने लगे, गाय पालने लगे, ऐसा तो नहीं था। सबसे पहले इन्होंने शिकारी कुत्तों को पालना प्रारंभ किया। शिकारी जो भी कुत्ते थे, जो इनके शिकार में मदद करते थे चीजें, उनको इन्होंने पालना शुरू किया। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि एक निश्चित स्थान तय होने लगा कि भाई हमें यहां से दूसरी जगह पे शिकार करने जाना है और वापस लौट के आना है। तो इन्होंने स्थायी निवास प्रारंभ किए। तो उसके कारण से यहाँ पर कौन सी सभ्यता का विकसित हुआ, ग्रामीण सभ्यता। मतलब एक गांव होता है और गांव से हम जब बाहर निकल के जाते हैं और तो शाम को घर वापस आएंगे तो उसी गांव में आएंगे, उसी घर में आएंगे। तो वहां के आसपास जो लोग रहने लगे थे उसके कारण से वहां की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता बन गई थी। लोग ज्यादा संख्या में रहने लगे, एक दूसरे से मिलजुल के रहने लगे, एक दूसरे के सपोर्ट भी करने लगे, एक दूसरे की सुरक्षा भी करने लगे। फिर लोगों को डर भी रहता था, पशु पक्षियों का डर जो था। अब सारे के सारे इतने लोग गुफाओं में तो रह नहीं सकते थे, तो गुफाओं से बाहर निकल करके ये लोग कहाँ रहने लगे, झुंड में रहने लगे। और झुंड में जब रहने लगे तो वो एक ग्रामीण संस्कृति का रूप मानी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्रामीण संस्कृति का भी विकास हुआ। तो हमने देखा कि जो मध्य पाषाण काल है उसमें किस प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ और कहां पर विकसित हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज, अब भागौर के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि भागौर में कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो भागौर में देखिए मध्य पाषाण काल भी इसमें मिलता है, फिर उसके बाद में नव पाषाण काल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो काल था ये नव पाषाण काल का माना जाता है। नव पाषाण काल का देखिए कृषि, ये पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर क्या होने लग गई है, कृषि होने लग गई है। पशुपालन के साथ साथ क्या होने लग गई, यहाँ पर कृषि होने लगी। पशुपालन का उपयोग किसमें किया जाने लगा है, अब कृषि में किया जाने लगा। और कृषि के लिए क्या चाहिए, धातु चाहिए। अब यहाँ पर धातुओं का भी विकास होने लगा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जब कृषि का विकास हो रहा है तो यहाँ पर धातुओं का भी विकास होने लगा है। धातुओं के विकास के साथ साथ धातुओं का और दूसरा ज्ञान भी होने लगा कि उनको शिकार करना है, उनसे शिकार करना है तो उनका क्या बनाना पड़ेगा, अस्त्र बनाने पड़ेंगे, शस्त्र बनाने पड़ेंगे, अस्त्र और शस्त्रों का विकास होने लगा। फिर वही प्रसव दहन की जो प्रक्रिया थी आज भी वही है, इसके अलावा इसमें कोई चेंजेज
नहीं आया है। चेंजेस आया है तो सिर्फ किस बात का आया है कि इसमें कृषि का विकास हुआ है और धातुओं का ज्ञान हुआ है। फिर इसके बाद में एक और मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है कि मिट्टी से बनाए जाने वाले वस्त्र, बर्तन जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे उनका भी इनको ज्ञान होने लगा था। अब देखिए बात ये आती है कि जैसे आप नदियों के किनारे रह रहे हैं तो नदियों के किनारे जब रह रहे हैं तो आपको अपने परिवार के लिए पानी लाना पड़ेगा, बहुत बड़ी मात्रा में आपको पानी लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कोई ना कोई बर्तन का विकास करना पड़ेगा, या आप किसी ऐसे पेड़ पौधे की छाल में लेके आएंगे, या फिर जैसे पहले बांस का उपयोग करते थे। बांस को जो बांस का बड़ा एक लकड़ी होती है उसको बीच में से छेद करके उसको ऊपर से ढक दिया जाता है, तो उसमें पानी लेके आते थे लोग। आज भी लेके आते हैं आदिवासी क्षेत्रों में। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा और है कि इसके साथ साथ दूसरी चीज का विकास हुआ है, तो वो है मृद भांडों का विकास हुआ है। तो ऐसे ऐसे मिट्टी के बर्तन विकसित हुए हैं जिनमें पानी रख के आप लंबे समय तक रख सकते हो, या फिर आप खाना रख सकते हो, खाने को पका सकते हो। तो ये यहाँ पर भी प्रवृत्ति देखने को मिली है। तो ये था नव पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल के बाद में एक दूसरी जो लेयर आती है उसका विकास। फिर इसके बाद में आता है 500 ईस्वी से लेकर के 4वीं शताब्दी तक, ये था तृतीय स्तर। और ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता आती है ताम्र पाषाण काल। कौन सा काल माना जाता है? ताम्र पाषाण काल माना जाता है। अब यहां पर चाक से बर्तन बनाए जाने लगे। चाक से बर्तन बनाए जाने, अभी तक क्या बनाए जा रहे थे? केवल मृद जो भांड बनाए जा रहे थे, मृद भांड हाथ से बनाए जा रहे थे, ये हाथ से बनाए जा रहे थे। अब ये चाक से बर्तन बनाए जाने लगे, मतलब मृद भांड किससे बनाए जाने लगे हैं? चाक से बनाए जाने लगे। वो आपने देखा होगा, जो हमारे आसपास के जितने भी जो कुम्हार हैं जो मटका वटका बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक चाक होता है और चाक को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, हाथ लकड़ी को पकड़ लेते हैं और लकड़ी को जोर से घुमाते हैं, और वो घुमा करके वो अच्छे तीव्र गति से वो राउंड करने लग जाता है, और फिर उसको आराम से वो उस कच्ची मिट्टी का नक्शा तैयार कर लेते हैं, आकार तैयार कर लेते हैं। तो उससे बर्तन जो बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं चाक से बर्तन। फिर दूसरी चीज इसमें धातुओं के साथ साथ, अब यहाँ धातु जो हैं उनके साथ साथ यहाँ पर तांबे का खूब प्रयोग किया जाने लगा। अब धातुओं में तांबे था, तांबे का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन इस काल में सर्वाधिक प्रचलन बढ़ा, और इसमें प्रचलन के साथ साथ इसके औजार भी बनने लगे, बर्तन भी बनने लगे। ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और यहां पर आती है कि जो पाषाण काल थे, पाषाण काल के जो औजार थे उनका प्रचलन तो कम हुआ था। क्या हुआ था? प्रचलन तो कम हुआ था, क्योंकि ये धातु से बनने वाले औजार आ गए थे। के छोटे छोटे जो औजार है उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। हमने देखा पत्थर के औजारों के साथ साथ वहां पर घरों का जो निर्माण होने लगा वो भी पत्थरों के माध्यम से होने लगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपसे पूछा जाए कि किस काल में पत्थरों के उपयोग घरों को बनाने में किया जाने लगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो नवपाषाण काल था, या यूं कहा जाए कि जो ताम्र पाषाण काल से पहले का काल था, उसमें पाषाण मतलब पत्थरों का उपयोग घर को बनाने में होने लगा था। दूसरी चीज हमने देखा कि जो गाड़ने की जो प्रवृत्ति थी वो अब इनकी परिवर्तित हो गई है। जो पहले पूर्व से पश्चिम की ओर गाड़ते थे, अब ये उत्तर से दक्षिण की ओर गाड़ने लग गए हैं। ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका ज्ञान था ना, वो बढ़ गया था। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब पत्थरों का उपयोग होगा, तो पत्थर का उपयोग जो है वो आयताकार में होगा या घनाकार में होगा, यही होगा। मतलब ज्योमिति का इनको ज्ञान होता गया था, धीरे धीरे ज्योमिति का ज्ञान हो गया था। अब यहाँ पर एक चीज और है कि इनको एक वक्र के बारे में भी ज्ञान था, कि किस प्रकार से एक पहिए को घुमा करके, मतलब जो चाक होता है जिसमें कुम्हार अपनी मिट्टी को रख करके उसको घुमाता है और उसके ऊपर रख करके वो बर्तन बनाता है, तो उसका भी उसको ज्ञान था।
अब सबसे बड़ी बात है कि वो जो पहिया था, उस पहिए का इन्होंने विकास कर लिया था और पहिए के विकास के साथ-साथ उस पे मिट्टी रख करके किस प्रकार से उस मिट्टी को आकार दिया जाएगा जिससे बर्तन एक सुंदर तरीके से बन सके और अच्छा बन सके। तो इन्होंने जो चौक से बर्तन बनाने की जो प्रक्रिया कला थी उसका विकास कर लिया था और यहाँ पर मृद भांडों का जो उपयोग था वो अब घरेलू सामान थे, बर्तन थे, उनमें इनका उपयोग बढ़ गया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो नवपाषाण काल है, उस काल में मृद भांडों का किस प्रकार से विकास हुआ है, धातुओं कौन सी धातुओं का विकास हुआ है, धातुओं में भी हमने देखा शव गाड़ने की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आया है। हमने देखा कि अब जो संस्कृति जो ग्रामीण सभ्यता थी, पशुपालन जो सभ्यता थी, कृषि सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, अब धीरे धीरे इसका विकास होने लगा है और अब ये जो सभ्यता है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ज्यादा विकसित होने लगी है और ये सभ्यता आगे चल करके शहरी सभ्यता का रूप धारण भी करेगी लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभ्यता का विकास हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका काल क्या है तो आप इसका काल बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि बागोर सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई। आप ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी धातु यहाँ पर मिली हैं, किस प्रकार की यहाँ पर मानव की जो अर्थव्यवस्था है वो चली है, मानव की जो जीवनचर्या है वो किस प्रकार से रही है। आप सामाजिक स्थिति के बारे में बता सकते हैं, आर्थिक स्थिति के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बागोर की जो सभ्यता थी राजस्थान की मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है और आगे चल करके जब नवपाषाण काल अपन पढ़ेंगे तो इसको हम केंद्र बिंदु रख करके अन्य सभ्यताओं के अन्य स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इसी प्रकार जानकारी अगर आप चाहते हैं कि हमें प्राप्त होती रहे और किस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट भी लेके आऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से वो भी लेके आऊंगा। तो आपको ये जानकारी जो मेरी अच्छी लगी है तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।